नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग ईबीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन कर रहे हैं, कला एवं संस्कृति, जिसमें हम लोग इससे पहले दो वीडियो आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता की, स्थापत्य कला और मौर्य काल की। आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल की मौर्योत्तर कला। मौर्योत्तर कला में बात करें तो मौर्योत्तर कला में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत के राजवंश में शुंग, कन्न, कुषाण और शक प्रमुख राजवंश। जो मौर्योत्तर काल है उसमें देखा जाए तो प्रमुख जो राजवंश है उसमें शुंग वंश, कन्न वंश, कुषाण और शक प्रमुख थे, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर और वाकाटक वंश ने प्रसिद्धि प्राप्त की। बात करेंगे मौर्योत्तर कला में स्थापत्य कला के बारे में। इसमें चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। इस अवधि में चट्टानी गुफाओं के दो प्रकारों अर्थात चैत्य और विहार का विकास देखा गया। उदाहरण की बात करें तो कार्ले का चैत्य बहुत मशहूर है। अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाओं में बात करें तो उसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। आपको बता दें अगर बिहार के बारे में तो बिहार निवास स्थल हुआ करता था और चैत्य एक प्रकार का पूजा गृह था जहाँ बौद्ध लोग पूजा वगैरह करते थे और बिहारों में आराम करते थे। बात करेंगे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के बारे में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं वर्तमान भुवनेश्वर के निकट प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा भी बहुत फेमस, याद रखेंगे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। खारवेल के अधीन इन्हें बनाया गया था। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इस गुफा परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। संभवतः जैन भिक्षुओं के निवास के लिए इन्हें बनाया गया था। जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं संभवतः इनको जैन भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया गया था। बात करेंगे उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया था। उदयगिरी में रानी गुम्फा में 2 मंजिला गुफा है और उसमें कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। तो याद रखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है तो राजा खारवेल से संबंधित है। जैन धर्म का वह अनुयायी था। यह सब याद रखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख जानते रहिए किसका है, खारवेल का है। बात करेंगे हम लोग स्तूप के बारे में। मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत हो गए। मौर्य काल की तो परंपरा था, बेसिकली मौर्य काल में बहुत स्तूप बने, लेकिन जब मौर्य काल चला गया, मौर्योत्तर काल आया तो उसमें स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए। लकड़ी और ईंट के स्थान पर स्तूपों को बनाने में प्रस्तर अर्थात पत्थर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा। शुंग राजवंशों ने स्तूपों के सुंदरतापूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण आरंभ किया। तो जो शुंग राजवंश था उसके राजाओं ने स्तूपों के सुंदरतापूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण किया। जैसे एमपी में भरौत का स्तूप है, उसके तोरण का निर्माण किया गया। सांची के स्तूप का तोरण बनवाया शुंग राजवंशों ने। आगे बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में। मौर्योत्तर काल में बात करें तो हमने शुरू में बताया कि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई मूर्तिकला। तो मूर्तिकला इस अवधि में इसकी 3 प्रमुख शैलियां विकसित हुई। गांधार, मथुरा और अमरावती शैली का विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ। बात करेंगे हम लोग गांधार शैली की। आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार कला शैली का विकास हुआ। कहाँ पे तो आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं अर्थात वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित पंजाब है, इन सब जगहों पे
गांधार कला शैली का विकास हुआ। यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं लाए, जिससे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं प्रभावित भी हुई। अब कहीं की भी अगर नई परंपरा आ रही किसी भी क्षेत्र में, तो जो वहाँ की स्थानीय परंपराएं होंगी वह तो प्रभावित होंगी ही। तो जब यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ यूनान और रोमन की मूर्तिकारों की परंपराएं लेकर आए, तो इससे जो स्थानीय परंपरा थी वह प्रभावित हुई। इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाने लगा। अगर इसके समय के बारे में बात करें तो इसका समय था 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित हैं तथा अपोलो की मूर्ति से मिलती जुलती हैं। बात करेंगे हम लोग मथुरा शैली के बारे में। अगर हम मथुरा शैली के बारे में बात करें तो इस शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। मथुरा शहर यमुना नदी किनारे है, तो इसलिए इस शैली का विकास यमुना नदी के किनारे हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय के सभी तीनों धर्मों बौद्ध, हिंदू और जैन की कहानियों और चित्रों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष मूर्तियों के नमूनों पर आधारित हैं। मथुरा शैली ने मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखाया। बुद्ध को दो बोधिसत्वों कमल पकड़े पद्मपाणि और वज्र पकड़े वज्रपाणि से घिरा हुआ दिखाया गया। बात करेंगे अमरावती शैली के बारे में। भारत के दक्षिणी भाग में इस शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली दक्षिण में ही है, तो भारत के दक्षिणी भाग में इस शैली का विकास 7 वाहनों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों या कथात्मक कला के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया था। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया। अन्य 2 शैलियों ने एकल आकृतियों पर बल दिया था, परंतु अमरावती जो शैली है इसकी मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया। अन्य 2 शैलियों के बारे में बात करें तो इसको 7 वाहनों ने अमरावती शैली को 7 वाहनों ने संरक्षण दिया और अन्य जो दोनों शैलियां थी उसका संरक्षण कुषाणों का संरक्षण मिला। अमरावती शैली को 7 वाहनों का संरक्षण मिला, तो यह भी फैक्ट डाल देंगे। चाहे मथुरा शैली हो चाहे गांधार शैली हो, इन सब का संरक्षण कुषाणों का इन सबको मतलब कुषाणों का संरक्षण मिला। और जो अमरावती शैली है इसको 7 वाहनों ने संरक्षण प्रदान किया। तो यह फैक्ट डाल देंगे या सब फैक्ट लिख भी देंगे, अच्छा लगेगा। एक सेकेंड का संरक्षण मिला, जबकि अमरावती शैली को 7 वाहनों का संरक्षण मिला था। यूनानी कला और रोमन कला के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यूनानी और रोमन शैली के बीच कुछ अंतर है तथा गांधार शैली जो थी वह दोनों शैलियों का एकीकरण करती है। यूनानी कला और रोमन कला में तो कुछ अंतर रहा है, लेकिन गांधार शैली दोनों शैलियों को एक कर देती है, दोनों शैलियों का एकीकरण करती है। यूनानी आदर्शवादी थे और रोमन यथार्थवादी। यूनानी संगमरमर का प्रयोग करते थे मूर्तियों में, जबकि रोमन कंक्रीट का उपयोग करते थे। तो यही 2 अंतर है कि यूनानी मूर्तियों में आदर्शवाद था, रोमन यथार्थवादी थे। दूसरा अगर देखेंगे तो यूनानी संगमरमर का प्रयोग किया करते थे मूर्तियां बनाने में, जबकि रोमन कंक्रीट का उपयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से मौर्योत्तरकालीन कला के में जो स्थापत्य कला थी वह समाप्त होती है। अब गुप्तकालीन कला है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो भी समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा,
कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, नितिन सिंघानिया की बुक से लिखा हुआ नोट्स है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। मुख्य परीक्षा अभी दूर है, प्रीलिम्स भी दूर है, लेकिन अभी से तैयारी करते रहेंगे तो आगे अच्छा करेंगे। धन्यवाद।